स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जिसका नाम है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में इसकी ज़रूरत क्या है और हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि इसका नाम है, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हम सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, एक जनरल इंसान जो सामान्य व्यक्ति की तरह अगर हम सोचें कि इस टॉपिक के बारे में, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर, इतना ही आप अभी ध्यान दें, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए। तो वाटर एंड वेस्ट वाटर में ज़रूरी क्या चीज़ें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति देखेगा। क्या एक सामान्य व्यक्ति को वाटर की ज़रूरत है, ठीक है, वो पानी ले रहा है अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। पानी कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं, अभी मैं उस पर भी आगे बात करूँगा, ठीक है। पानी हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जो वेस्ट हुआ उसको हमने भेज दिया बाहर। तो ये चीज़ है वाटर एंड वेस्ट वाटर, ठीक है। वाटर जो सप्लाई हमारे तक पहुंच रही है वो चीज़, और वेस्ट वाटर जो हमारे घर से वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। कहाँ से? किचन से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, वो सारा वेस्ट जो है कहाँ हम बाहर भेज देते हैं। ये तो हुआ वाटर एंड वेस्ट वाटर के बारे में। एक जनरल इंसान जो सोचेगा वो ये बात करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्या है। मतलब एक्चुअली हम समझना ये चाह रहे हैं कि टॉपिक है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या। तो इंजीनियरिंग की ज़रूरत इसमें क्या हुई। अब हम एक सिविल इंजीनियर की तरह बात करते हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आप देखिए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको इससे थोड़ा डिस्कनेक्ट करूंगा, हालांकि डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसी में रहते हुए आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। आपने आरसीसी पढ़ लिया होगा और आपने बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे हम जब डिज़ाइन मिक्स करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन मिक्स करते हैं तो उसमें हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सैंड का यूज़ करते हैं एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, और लास्ट में वाटर उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। वाटर के बिना आप डिज़ाइन मिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। जो भी हम M20, M15, M25 जो भी बनाते हैं वो हम बिना वाटर के तो कर नहीं सकते। तो यहाँ से समझ में आता है कि वाटर की ज़रूरत है क्या हमारे लिए। अब वाटर ऐसा तो नहीं कि कोई भी यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। और वाटर ज़रूरी क्यों है ये भी हमें समझना। भाई वाटर अगर हम निश्चित प्रपोर्शन में नहीं मिलाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो होता है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे डिज़ाइन मिक्स जो है उसको स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो उसकी स्ट्रेंथ जो हम मेज़र करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो से मेज़र करते हैं, एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, ठीक है। तो अब पानी कैसा मिक्स करना है, जैसे आरसीसी का जो 456 कोड है 456/2000, आप उसमें देखिए उसमें पीएच की वैल्यू 6 to 8 है। वाटर के पीएच जो वाटर हम मिक्स करेंगे 6 to 8 है ना। तो 6 to 8 पीएच का वाटर हम मिक्स करते हैं जब हम डिज़ाइन मिक्स को तैयार करते हैं। अब ज़रूरत है ये जानने की कि पानी प्रॉपर कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने एक पीएच की बात करी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वाटर की हमारी एसिडिटी कैसी होनी चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। सपोज दैट अगर जैसे मैं अभी आरसीसी में रहते हुए बात कर रहा हूँ कि अगर वाटर में एल्कलिनिटी ज़्यादा हो जाए तो आप देखेंगे जब डिज़ाइन मिक्स तैयार होता है, आपने कभी प्लास्टर में भी देखा होगा कि वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे उसका टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारे वाटर में एल्कलिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो वाइट पैचेस आ जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाता है, एक डिफेक्ट्स वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जानने की ज़रूरत है कि पानी हमारा एक जो हमें डिज़ायरेबल चीज़ें चाहिए उसमें वो होनी चाहिए, और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनको हम निकाल दें।
अब ये बात आती है कि इसलिए हमको वाटर पढ़ने की, यहाँ पर वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम पानी में डिज़ायरेबल चीज़ों को ऐड कर सकें और अनडिज़ायरेबल चीज़ों को हटा सकें। इसीलिए इस सब्जेक्ट को सिविल इंजीनियरिंग में जोड़ा गया है, क्योंकि पानी भी सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड की तरह हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है, उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंस इसलिए है ताकि हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिल सके। तो ये बात रही वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की, कि ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अगर आगे बढ़ें तो आप देखेंगे, हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं पहले आपको। आप देखिए, आपका ये सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका जो सिलेबस है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पार्ट ए वाला पोर्शन जो है आप पढ़ते हैं सेमेस्टर में, जो इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। पार्ट बी जो अभी मैं बताऊंगा वो वाला सिलेबस आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे कि भाई पानी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, और क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट में, फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं हम। क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम वाटर डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम क्वालिटी ऑफ वाटर पे। क्वालिटी ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे कि हमारे वाटर में क्या क्या डिज़ायरेबल चीज़ें होनी चाहिए, और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो हमको वहाँ से हटानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट आता है कि भाई हमने सोर्सेज से वाटर कलेक्ट कर लिया, उसको अब हमें ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना है। तो ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने के बाद वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसको ब्रीफली मैं आपको, जब मैं उस टॉपिक पे जाऊँगा, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। कन्वेंस ऑफ वाटर, अब वाटर को क्या किया, वाटर को आपने वहाँ से सोर्सेज से कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया। ट्रीटमेंट करने के बाद अब आपको उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, पाइप्स के थ्रू। तो एक कन्वेंस ऑफ दी वाटर में हम पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के पाइप्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लेइंग ऑफ पाइप्स की बात आती है। पाइप्स को कैसे बिछाना है, कहाँ पर कैसा एरिया है, हिली एरिया है कि प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम पाइप की लेइंग करेंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। 7th पॉइंट में बिल्डिंग वाटर सप्लाई, एक बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए किस किस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखना है, वो हमको इसमें पढ़ना है। तो ये आपका जो सिलेबस है, ये पार्ट ए वाला, ये आप इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और यहीं से मैं शुरुआत करूँगा। और पार्ट बी वाला जो सिलेबस है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसमें सीवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सीवे और बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं कि बिल्डिंग से भाई ड्रेनेज कैसे बाहर जाएगा। भाई आपने पानी को यूज़ किया, अब उसे बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। आप देखिए, कभी कभी बारिश जब शहरों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्रेनेज नहीं अच्छा होता, तो क्या होता है, पानी भर जाता है। और अगर आप बिल्डिंग में आपके ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, पानी का यूज़ आप कर रहे हैं, तो वो वेस्ट क्या होगा, अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो लीकेज होने लगेगी, घर में पानी भरने लगेगा। तो उसके लिए हम बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है, उसमें फिर इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट वाटर, वह सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें, कि बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट को मैं अगर एक बार समराइज़ करूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपको इस फिगर से समझ में आएगा। फिगर मैं बना रहा हूँ, कोई ख़ास वैसा नहीं है। आप देखेंगे, आप देखिए, सोर्स ऑफ वाटर। अभी मैं सोर्सेस के बारे में डिटेल में बात करूंगा, यहाँ सिर्फ मैं सोर्स ऑफ वाटर लिख रहा हूँ। ठीक है, सोर्स क्या होता है, सोर्स जहाँ से हम कोई चीज़ ले रहे हैं वो सोर्स हो जाता है उस चीज़ का। हम जहाँ से पानी ले रहे हैं वो पानी के सोर्स हो जाएंगे, हम यहाँ से वाटर ले रहे हैं तो वाटर के सोर्स हो जाएंगे। हमने सोर्स ऑफ वाटर से वाटर कलेक्ट किया, वाटर कलेक्ट करने के बाद इसे कहाँ भेजा, ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा।
ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया। अब भाई क्या होता है कि पानी हमने मान लीजिए रिवर से हमने पानी कलेक्ट किया, ठीक है, या किसी और सोर्स से लेक से कलेक्ट किया, और अब डायरेक्टली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। आजकल तो स्थितियाँ क्या हैं रिवर्स की आप जानते ही हैं। तो हमें क्या करना होगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। उसमें कुछ जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हमें वहाँ से हटाना होगा। और डिज़ायरेबल चीज़ें जो उसमें नहीं हैं, जो ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं, उनको एक प्रॉपर अनुपात में उसे जोड़ना होगा, ठीक है, उसको वहाँ पे ऐड करना होगा। तो ट्रीटमेंट प्लांट में हम उसे भेजते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट में जब वाटर ट्रीट हो जाता है, यहाँ से फिर हम उसे कहाँ भेजते हैं, कम्युनिटी में, जहाँ हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम फिर सोर्सेज से वाटर लिया, ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, ट्रीट किया उसको, और उसे फिर हमने कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने क्या किया, अब भाई कम्युनिटी ने पानी यूज़ किया, आपके घर पानी आया, आपने उसे यूज़ किया, आपने उससे खाना बनाया, आपने कपड़े धोए, आपने बाथरूम में यूज़ किया, आपने गार्डनिंग में यूज़ किया। तो वो जो पानी वेस्ट हो गया, वो वेस्ट कहाँ जाएगा, वो वेस्ट भी ड्रेन होने के बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी वाटर आया, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे शहरों में जो बड़े बड़े, जैसे मैं बताऊं आपको, नाले वगैरह होते हैं, ड्रेनेज होते हैं, उनमें क्या होता है, यही सब सीवेज तो होता है। लेकिन वो जो ड्रेन है, वो ड्रेन आते कहाँ से, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आते हैं। वहाँ प्रॉपर मात्रा में क्या होता है, पानी को ट्रीट करके उसमें भेज दिया जाता है, ताकि वो पानी को, इस सीवेज को वापस जाके सोर्स में डाल सके। तो ये आप जो चक्र समझ रहे हैं, अब आपके प्रश्न उठ रहा होगा, सर चलिए हमको तो पानी यूज़ करना है, तो हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया, आपने ये क्यों किया, आप ये सीवेज ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हैं, भाई ये तो ख़राब पानी वापस भेज दीजिए ऐसे डायरेक्ट। तो बेटा आपकी ज़िंदगी है, तो पानी में रहने वाले लोगों की भी ज़िंदगी है, एक्वेटिक लाइफ, बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, और सिर्फ पानी, और इसी पानी को आप दोबारा यूज़ भी करने वाले हैं। यही सोच के ही क्या होता है कि जब कम्युनिटी से कोई वाटर सीवेज वाटर हम लेते हैं, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। उसमें जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हैं जो वहाँ पे भी जो पानी को ख़राब कर सकती हैं, उसमें एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो हम उन चीज़ को यहाँ पर, उन अनडिज़ायरेबल चीज़ को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और जितना डिकम्पोज हो सकता है यहाँ पर उतना हम भेज देते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका प्रोसेस सेम है, लेकिन डिफरेंसेस हैं थोड़े से यूनिट्स में, ठीक है, इनके और इनके यूनिट्स में डिफरेंसेस हैं, बाकी प्रोसेस टोटल सेम है कि भाई यहाँ से वाटर लिया, इसको ट्रीट किया, कम्युनिटी में भेजा, कम्युनिटी से सीवेज लिया, सीवेज को ट्रीट किया, वापस सोर्स में भेज दिया। तो आपकी जो ये वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ये पूरी सर्किल में ही घूम रही है, कोई भी पार्ट जो है इस सर्किल से बाहर नहीं जाएगा। आप जितना कुछ पढ़ने वाले हैं, थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, आप जितना कुछ पढ़ने वाले हैं वो या तो इस रेडियस में रहेगा, ठीक है, इसके अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो वापस मैं स्लाइड पे आता हूँ। तो ये रहा आपका सिलेबस पार्ट बी, ये रहा आपका सिलेबस। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। आप देख रहे हैं नेसेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की नेसेसिटी क्या है, वाटर की आवश्यकता क्या है। बहुत थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप सिंपल अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचिए कि भाई हमें पानी की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, ज़रूरत क्या है हमारे जीवन में इसकी। भारत सरकार ने बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं इसके लिए, सुनते होंगे आप, छोटे से ही जल ही जीवन है। आप सोच के देखिए, ये जो मैंने फिगर लगाया है, आपने किसी दिन, आपको बेइंतहा प्यास लगी हुई है, बहुत प्यासे हैं आपने नल खोला, नल से एक बूंद गिरी, उस समय आप
ज़रूरत को महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि उस समय आपको समझ में आएगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक, ये मैं एकदम सामान्य भाषा, जनरल भाषा में बता रहा हूँ। इस जनरल भाषा से होते हुए हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे। ठीक है, तो पानी की ज़रूरत आप सोच के देखिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, ट्रेन कहीं ऐसी जगह रुक गई, दूर दूर तक ना देख कोई पानी है, ना कोई तालाब है, ना कोई नदी है, और आप बहुत प्यासे हैं, आप जा भी नहीं सकते। ठीक है, वापस। ठीक है, और आपको पानी चाहिए, वहाँ कहीं पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि आप थोड़ी देर रुक के कहीं दूर जाके भी पानी पी लें कि कोई बात नहीं, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, पानी ज़रूरी। उस समय आपको लगेगा कि हाँ, नेसेसिटी क्या होती है वाटर की। अब हम जो लिखा है उसके हिसाब से समझ लेते हैं कि वाटर जो है देखिए, वाटर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम वाटर से बहुत सारे काम करते हैं, सुबह से शाम तक हमारा सारा काम पानी से जुड़ा हुआ है। जो भी हमारा डेली रूटीन होता है वो, उसके बाद हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, वो बाथिंग जो हम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, घर में साफ सफाई करते हैं, जिनके यहाँ गाड़ियाँ हैं वो लोग गाड़ी भी धोएंगे अपनी पानी से ही। तो हर एक काम हमारा पानी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पानी की ज़रूरत और क्या है? पानी की ज़रूरत एनिमल्स को भी है भाई। एनिमल्स तो सिर्फ पीने के लिए ये पानी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग तो और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, बिना पानी के प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। आपने कोई अगर पौधा घर में लगाया हो, उसको 3 दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, पानी मत दीजिए, चौथे दिन गया वो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एंड वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नीडेड बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइव बिना पानी के हम कर नहीं सकते। अगर पानी ना हो तो जीवन समाप्त है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी खोजें चल रही हैं कि किसी दूसरे प्लेनेट पे पानी मिल जाए ताकि वहाँ पर जीवन आ सके। पानी मिल जाए, लाइन ध्यान से सुनिए, पानी मिल जाए तो जीवन मिल जाए, बिना पानी के जीवन पॉसिबल नहीं है। यही मैंने दूसरे में लिखा हुआ है, विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड वाटर एक्सेप्ट इट दे ऑल्सो नीड वेजिटेशन फॉर देयर सर्वाइवल। उनको खाना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनको पानी भी चाहिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी तो पानी चाहिए और खाने के बाद भी पानी चाहिए। ठीक है, वेजिटेशन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग फसल उगाते हैं। ठीक है, वहाँ के लिए पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो अनाज भी नहीं पैदा होगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, मैं जो इतना आसान भाषा में आपको जनरल वे में ऐसे कहानी की तरह सुना रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप सिंपली क्योंकि सिंपल ही है, इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ इसमें अभी शुरू नहीं हुई। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये ज़रूरत है क्या हमारे लिए। अगला मैं देखो कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। मैंने अभी आपको बता दिया, वेजिटेशन अगर हमें करना है तो बिना पानी के कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम बीज दे देंगे। इवन ये समझिए कि आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हम क्रॉप पीरियड होता है, बेस पीरियड होता है, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, बीज बोने से पहले ही, बीज खेत में डालने से पहले ही हम पानी देते हैं। पानी ना दें तो बीज रोप भी नहीं सकते, हम बीज डाल नहीं सकते। ठीक है, तो पानी कितना ज़रूरी है आप समझ रहे होंगे। अगला है, सम बैक्टीरिया एक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। कहने का मतलब है कि पानी तो ज़रूरी है ही, वेजिटेशन के लिए बैक्टीरियल एक्शंस भी ज़रूरी हैं। बिना बैक्टीरिया के, इसीलिए हम खाद को इसमें ऐड करते हैं। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं या कोई वेजिटेशन बड़ा करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। पानी भी ज़रूरी है, बैक्टीरियल एक्शन भी ज़रूरी है। सिर्फ पानी ही नहीं ज़रूरी है, बैक्टीरियल एक्शन भी ज़रूरी है वेजिटेशन के लिए। वाटर मेंटेन्स एन इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिव। देखिए, ये लाइन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है ये टेक्निकली भी इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल वे में भी। इकोलॉजिकल बैलेंस जो बनाता है वाटर, आप सपोज दैट आप ये चीज़ समझ सकते हैं, अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बारिश का मौसम भी है। सोचिए आप 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाए, ठीक है,
और उस साल बारिश ना हो, क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसा इम्बैलेंस? इन्वायरमेंटल में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और नेचर हमेशा बैलेंस करके ही चलती है, और तभी आप देखेंगे जो इतने बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, सुनामीज़ आती हैं। अभी आपने चमोली में देखा होगा, चमोली में भी बादल फट गया था, वहाँ पे बहुत बाढ़ आई, ग्लेशियर पिघल रहे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है कि जब समय पे पानी नहीं बरस रहा है, समय पे ठंड नहीं पड़ रही है, जितनी ठंड पड़नी चाहिए नहीं पड़ रही है, और जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर गर्मी हुई, होता क्या है टेक्निकली देखें भाई, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है जब, तो क्या होता है? किसी भी जगह हम देखें, टेम्परेचर बढ़ा, ये कॉन्सेप्ट है साइंस का। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बारिश हो जाएगी। अब बताइए, टेम्परेचर बढ़ जाए, प्रेशर डिक्रीज हो जाए, बारिश फिर भी ना हो, ठीक है, पानी बरसे ही ना, क्या हालत होगी, ठीक है। तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी नेचर को, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलता है। और हम लोग भी नेचर का ही हिस्सा हैं, हम लोग भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा हैं। तो अगर सब कुछ बैलेंस रहेगा तो हम भी अपना जीवन एक सुचारू रूप से चला सकते हैं, एक अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से हम अपना जीवन चला सकते हैं, वरना लाइफ ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। अभी मैंने आपको समझाया कि वाटर की नेसेसिटी क्या है, पानी की ज़रूरत क्या है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वाटर सप्लाई की ज़रूरत क्या है। अरे भाई, पानी पहले क्या था? पहले इंसान सिविलाइज्ड नहीं था, जंगलों में रहता था, वहीं खाया, वहीं कोई अगर स्ट्रीम मिल गई, नदी मिल गई, तालाब मिल गया, वहीं पानी वानी पिया, इसके अलावा कोई काम भी नहीं था, ठीक है। खाया, सो गए, या जो भी, उस तरह का कोई काम नहीं था कि पानी की दूसरी ज़रूरत को वो क्या कहते हैं, वहन करता हो, ऐसा भी नहीं था। तो सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं पे पानी पी लेता था। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान सिविलाइज्ड होना शुरू हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे विकास हुआ। विकास होने से क्या हुआ, इंसान ने चीज़ों के बारे में जाना, जैसे उसने आग के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे वो घर बनाने लगा, फिर घर में रह रहा है तो उसको अब खाने को चाहिए। धीरे धीरे उसने खेती के बारे में जाना, ठीक है, खेती के बारे में जाना। अब खेती करने के लिए तो पानी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया इतना, जो मैंने अभी डिस्कस किया शुरुआत में। अब पानी, अब खेत को तो लेके जा नहीं सकता रिवर तक, तो अब क्या हुआ, अब वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब वाटर सप्लाई वहाँ तक कैसे हो, धीरे धीरे, इसीलिए इंजीनियरिंग डेवलप की गई। नहरें, नदियाँ बहुत दूर दूर थी, नदियों से कैनाल निकाली गई, नहरें निकाली गई, ठीक है। नहरों से छोटे छोटे पाइप्स डाल के खेतों तक पानी, गाँवों तक पानी पहुँचाया गया, ठीक है। अभी भी आप देखो शहरों में क्या है, शहरों में ज़्यादातर शहर क्या है, पानी पे ही डिपेंड है, जो रिवर का पानी। कोई शहर किसी नदी के किनारे है, जैसे मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जो यहाँ पे पानी का सोर्स है गोमती नदी है। कानपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, ये सब क्या है, गंगा नदी के किनारे हैं। वहाँ पर बैराज इत्यादि बना के और वहाँ से पानी लिया जाता है, और पाइप्स के थ्रू, वाटर सप्लाई सिस्टम के थ्रू वो पानी पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब सोचिए, आप सप्लाई सिस्टम अगर नहीं हो तो पानी कैसे सप्लाई, क्या सबको हम ला सकते हैं? नहीं। और जब सबको ला नहीं सकते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो पानी को वहाँ तक पहुँचा सके, ठीक है। तो उसी लिए हमको इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो जो मैंने लिखा है उसको आप पढ़ें, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। इस सिविलाइज्ड कम्युनिटी लाइफ नीड्स सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल, बहुत
both in adequate manner. ठीक है. If water supply system not working in proper way, good sanitation cannot be maintained. Disposal of waste of community should be proper, otherwise it may create major problem related to health nuisance and other problems. क्या कहना है? कहना वही है कि आपको पानी की ज़रूरत है, आप तो वाटर नदी से लेना है, सोर्सेज से लाना है, तो आपको वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. वाटर सप्लाई सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको जितना पानी चाहिए, जितनी आपकी डिमांड है, उतना आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, पानी आपको नहीं मिल पाएगा. सिमिलरली आप, अभी मैंने ड्रेनेज की बात कर रहा था कि अगर बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे में थोड़ा सा जब मैंने बताया था वहाँ पे सिलेबस में, तो यही था कि अगर प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा है आपके घर से, जो वेस्ट निकल रहा है उसके लिए भी अगर हम सप्लाई सिस्टम नहीं रखेंगे, ठीक है तो वो भी वाटर ही है ना, अगर उसके लिए भी हम सप्लाई सिस्टम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर ड्रेनेज, पानी वहीं कहीं भरने लगेगा, गंदा पानी भरेगा तो उससे क्या होगा? उससे बैक्टीरियाज वहाँ पे डेवलप होने लगेंगे, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, बीमारियाँ पैदा होने लगेंगी, उस एरिया में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और अदर हेल्थ से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होंगी और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेंगी. ठीक है, तो इसीलिए वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. आप इस पिक से भी समझ सकते हैं. देखिए ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, ये आज के ही भारत की तस्वीर है. बहुत जगह ऐसी हैं आज तक शायद आपने ना देखी हो, बहुत जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर इस तरह के टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है, वहाँ पर कोई सप्लाई सिस्टम नहीं है. ठीक है, बहुत पुराने शहर हैं या बहुत दूर हैं, उतना अभी डेवलप नहीं हो पाया है. ठीक है, वहाँ पर टैंकरों के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है और इस तरीके से मारामारी होती है. अब देखिए, या सिर्फ अगर मैं इतना कुछ जो बोल रहा हूँ इतना ना ही बोलूँ और सिर्फ आपको एक फ़ोटो के माध्यम से आप खुद समझने की कोशिश करें तो आप जान जाएंगे कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को. किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई बेचारा ट्रक के नीचे आ जाता है पानी के चक्कर में. तो ये है कि यहाँ से हमको समझ में आता है कि हाँ, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है उसकी कितनी ज़रूरत है हमको. अगर वो प्रॉपर मैनर में हो तो हम अपने आप को और दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान, अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं जो देश का विकास कर सकें. तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अब. हाँ, एक पॉइंट जो इसमें ऐड करो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं सिविल के, ये ध्यान देते हैं कि इस पर ये जिम्मेदार होते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है. ठीक है, मेंटेनेंस जो होता है वाटर सप्लाई सिस्टम और डिस्पोजल सिस्टम का, उसके लिए जो अकाउंटेबल डिपार्टमेंट हैं. आप सिविल इंजीनियर हैं और आप वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को, जो कंस्ट्रक्शन वर्क, मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई सिस्टम और डिस्पोजल सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर जो है, इसको हैंडल कौन करता है? इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसके आगे हम आते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग पे. देखिए, आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैंने पार्ट ए पार्ट बी बताया. ठीक है, पार्ट ए में हम शुरुआत जो करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग से करते हैं. अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा फिगर के थ्रू कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या, किसकी बात कर रहे हैं. और दूसरा होता है सीवेज सिस्टम जो है. ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग से. अच्छा, रॉ वाटर क्या होता है? पहले तो इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, रॉ वाटर की बात करते हैं. कोई भी चीज़ जो आपने जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्टोर करी है अपने पास, वहाँ से जहाँ पर है वो है, वहाँ से उठाकर दूसरी जगह लाएं अपने यूज़ के लिए. कोई भी चीज़, उसको बोल देते हैं रॉ मटेरियल. यहाँ पर वो चीज़ क्या है? यहाँ पर हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सपोज दैट जैसे आपने बैराज वगैरह अगर देखे हों तो बैराज में जो अप स्ट्रीम साइड होती हैं जहाँ से पानी आता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम साइड, और बैराज के दूसरी तरफ जिधर पानी निकाल देते हैं वो होती है डाउन स्ट्रीम साइड. तो अप स्ट्रीम साइड में पाइप्स लगे होते हैं, वहाँ से पानी पाइप्स के थ्रू इंटेक्स में लाया जाता है. इंटेक्स क्या है? इंटेक्स हैं जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, जो हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से लेके और जिस जगह पे स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं इंटेक्स.
तो उसको बोल देते हैं रॉ वाटर। ठीक है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि रॉ वाटर, आप पहाड़ों पे चले जाइए, आपको ऐसे ही कहीं भी पानी मिल जाता है, कहीं पहाड़ों से यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से पानी निकलता ही रहता है, वो भी क्या है, सब रॉ वाटर है। अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग क्या है, तो थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाइन डायग्राम है, आपको यहाँ से समझने की आप कोशिश करें कि मैंने एक सोर्स लिया हुआ है। ये सोर्स देखिए कोई भी हो सकता है, अभी मैं सोर्स के बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। सोर्स कोई भी हो सकता है। सोर्स जो आप पढ़ने वाले हैं वो दो सोर्सेज पढ़ेंगे, सरफेस सोर्सेज और सब सरफेस सोर्सेज। सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर जैसा डायग्राम है, एक्चुअली रिवर ही ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सरफेस सोर्स लिया हुआ है, सरफेस जो हमें दिख रहा है। ठीक है, जो दिख रहा है उसको हम बोल देते हैं सरफेस सोर्स, और जो नहीं दिख रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर हमें दिखता नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं सब सरफेस सोर्स। तो यहाँ पर मैंने सरफेस सोर्स लिया हुआ है। सरफेस सोर्स से हमने वाटर लिया, इनटेक किया, इनटेक में ले गए वाटर, इनटेक फ्रॉम ए रिवर और वेल्स। यहाँ से हमने वाटर इनटेक किया, ले गए और यहाँ सोर्सेज से, और इसको फिर मेंस टू फिल्टर, हम यहाँ से वाटर को इनटेक के थ्रू लेके जाते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में। मैंने ट्रीटमेंट प्लांट को में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, सब हम लाइन डायग्राम में नहीं दिखा सकते, तो मैंने सिर्फ फिल्टर को दिखाया हुआ है। हम यहाँ से देखिए, सोर्स है, सोर्स जैसे हमने यहाँ रिवर लिया है, रिवर से वाटर लिया, उसको हम ले गए इंटेक्स में, इंटेक से वाटर को हम ले गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जैसे फ़िल्टर मैंने यहाँ शो किया है, वहाँ पर वाटर को ट्रीट किया गया, अनडिज़ायरेबल चीज़ों को रिमूव किया गया, डिज़ायरेबल चीज़ों को, डिज़ायरेबल थिंग जो उसमें चाहिए हमको, वो उसमें ऐड की गई। ठीक है, ऐड करने के बाद उसे पाइप 2 के ज़रिए, ये मेंस जो आप देख रहे हैं ना, मेंस का मतलब होता है, मेंस का मतलब होता है पाइप, समझ रहे हैं, मेंस का मतलब होता है पाइप। टेक्निकल टर्म में पाइप को मेंस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इनटेक से हम ले गए पाइप 1 के थ्रू वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ पर डिज़ायरेबल चीज़ों को ऐड किया गया, अनडिज़ायरेबल चीज़ों को रिमूव किया गया, वहाँ से पाइप 2 के ज़रिए फिर हम उसे सर्विस रिजर्वायर में ले गए। जैसे आप देखते होंगे ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आपने देखा होगा, ओवरहेड टैंक्स बने होते हैं, हर एक अपनी मतलब जो कम्युनिटी है या कोई एरिया है प्रॉपर, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लैट बनने लगे हैं तो पूरा एक एरिया होता है उनका अलग से अपना वो क्या कहते हैं, ओवरहेड टैंक होता है। तो ओवरहेड टैंक जो है उसी को हम बोल देते हैं सर्विस रिजर्वायर। ये बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसे समझ रहे हैं, बहुत लोग उसे जनरल सामान्य भाषा में जो नहीं जानते हैं उसे पानी की टंकी बोल देते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके पानी स्टोर किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप 2 के ज़रिए हम कहाँ ले गए, सर्विस रिजर्वायर में ले गए, और वहाँ से फिर हमने डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी भी डिमांड है कम्युनिटी की, डिमांड के अकॉर्डिंग पानी को डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कम्युनिटी में, और उन्होंने उसका यूज़ किया। तो जो इसमें समझने वाली बात है सिर्फ इतनी ही है इस लाइन डायग्राम में कि हम क्या कर रहे हैं, हम एन सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, यहाँ मैंने रिवर दिखाया, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि वहाँ से हमने वाटर को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद इनटेक किया, इनटेक करने के बाद उसे हम वाटर प्लांट में ले गए। ठीक है, वहाँ से फिर हमने उसको ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद सर्विस रिजर्वायर में ले गए, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजा, जिसने उस पानी को कम्युनिटी में उसके डिमांड और उसके यूजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उन्होंने उसका यूज़ किया। तो यही है हमारा रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ये पूरा जो, अगर मैं ये सारी चीज़ें जो मैं अलग अलग आपको समझा रहा था, अगर मैं पूरी जोड़ दूँ तो इस पूरे को ही बोलते हैं
रॉ वाटर इंजीनियरिंग, यही हमको इसमें पूरा पढ़ना है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देखते क्या, इसमें जैसे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में पहले बात होगी, सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में बात की, भाई किस किस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं, आपके सिलेबस में है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ से पानी को इनटेक कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं वाटर डिमांड की, या कह लें क्वांटिटी ऑफ वाटर की, आपके में क्वांटिटी ऑफ वाटर के नाम से मेंशन है वाटर डिमांड की, कि भाई किस कम्युनिटी को कितनी वाटर की डिमांड है, किस तरीके की कम्युनिटी है। वाटर डिमांड भी एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जब हम पहुंचेंगे इस पे तो हम वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ वाटर के बाद हम वाटर डिमांड के हिसाब से, क्योंकि हमें वाटर डिमांड पता होनी चाहिए कि भाई डिमांड कितनी है पानी की, उसी हिसाब से हम वाटर को इनटेक करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट करने के बाद उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ वाटर, जो मैं अभी ट्रीटमेंट की बात कह रहा था, क्वालिटी ऑफ वाटर। भाई डिमांड के हिसाब से हमने वाटर इनटेक तो कर लिया, इनटेक करने के बाद अब उसकी क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी है ट्रीटमेंट प्लांट में, तो क्वालिटी मेंटेन करनी है, जो उसमें डिज़ायरेबल चीज़ें हमें ऐड करनी है, जो उसमें चीज़ें नहीं हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड होने की वजह से, और अनडिज़ायरेबल चीज़ों को हटाना है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में हम उसको पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, आप इसे जब मैं पढ़ाऊँगा काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं इसे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वेयांस के बारे में, कन्वेयांस के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं पाइप्स के बारे में, कन्वेयांस, ठीक है। कन्वेयांस ऑफ वाटर की, भाई आपने वाटर को ट्रीटमेंट कर दिया, आपने वाटर का, अब उसे क्या करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट पाइप्स के थ्रू करेंगे। तो किस किस तरीके के पाइप्स यूज़ करते हैं हम, टाइप ऑफ पाइप्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कहीं पे कंक्रीट पाइप यूज़ होते हैं, कहीं पे स्टील पाइप्स यूज़ होते हैं, कहीं पे एस्बेस्टस पाइप यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ना शुरू करेंगे, और यही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। तो इतना सब हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसको मैंने आपको उस लाइन डायग्राम के थ्रू समझाया है, ठीक है। आप इस लाइन डायग्राम को अगर समझेंगे तो आपको डिटेल में और ये चीज़ आगे समझ आ जाएगी कि हाँ जी हमको क्या क्या करना है इसमें, हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है रॉ वाटर इंजीनियरिंग का। तो ऑब्जेक्टिव को मैं एक लाइन में बता के अगली स्लाइड पे चलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें सोर्सेज से वाटर कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद उसको हमें किसी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है फाइनली उनके, और उनके बेटर यूज़ के लिए, उनके यूज़ के लिए जो भी उनकी डिमांड है उसके हिसाब से, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रॉ वाटर इंजीनियरिंग का। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ वाटर। जो मैंने अभी कह रहा था कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन देखा, पहले सब्जेक्ट के बारे में समझा, इंट्रोडक्शन देखा, नेसेसिटी ऑफ वाटर को समझा, नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम को समझा, ठीक है। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जनरल हमने समझा लाइन डायग्राम के थ्रू कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रॉ वाटर इंजीनियरिंग का। उसके बाद हम आते हैं अब हम डिटेल में सब्जेक्ट में जाने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। सोर्सेज ऑफ वाटर जो है दो तरीके के, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सोर्स ऑफ वाटर दो तरीके के हैं, एक है सरफेस सोर्स ऑफ वाटर और दूसरा है सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर।
सरफेस सोर्स ऑफ वाटर में क्या होता है, जितना भी हम पानी, जनरल मैं समझाऊंगा आपको सामान्य भाषा में, बहुत आसान लैंग्वेज में, जो पानी आप सरफेस पे देख रहे हैं, जैसे सरफेस पे पानी आप कहाँ देखते हैं, जो पानी आपको दिख रहा है वो दिख रहा है रिवर्स में, लेक्स में दिखता है, ठीक है, झीलें जो होती हैं, पॉन्ड आप देखिए, पॉन्ड भी होते हैं ये। और सब सरफेस वाटर क्या होता है, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, जैसे ट्यूबवेल्स के थ्रू हम पानी निकालते हैं, ठीक है, वेल्स के थ्रू पानी निकलता है, ठीक है, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसको हम रखते हैं सब सरफेस वाटर में। तो सोर्सेस ऑफ वाटर आपके दो टाइप के हैं, दोनों के टाइप हैं। हालांकि सोर्सेस ऑफ वाटर और भी होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन। अब कोई कहेगा सर बारिश भी तो है, बिल्कुल है, रेन, या फिर उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टेक्निकल लैंग्वेज में, वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो यही है, इसलिए केवल हम यही पढ़ेंगे। रेन के बारे में आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ पर आपके कोर्स में नहीं है। तो सरफेस सोर्सेज में मैंने जैसे आपको बताया पॉन्ड एंड लेक्स के बारे में, फिर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैं, ठीक है, स्टोरेज रिजर्वायर्स हैं, और ओशियन भी हैं। आप कहेंगे ओशियन भी तो है, लेकिन वहाँ से तो पानी नहीं लेते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं लेते हैं, उसका कारण भी पता है आपको कि वहाँ का पानी क्या होता है, आसान भाषा में खारा होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में अल्कलाइन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने बताया था, मिक्स डिज़ाइन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए उसका हम यूज़ वैसे भी नहीं करते हैं।